नमस्कार दोस्तों, आज के कार्यक्रम युवा में आप सभी का स्वागत है। आज का शो हमारा समर्पित है हमारे उन सभी युवाओं और नई पीढ़ी के लिए जो हमारे एक विकसित भारत में अपनी भागीदारी देने का साहस रखती है। दोस्तों, हमारे यशस्वी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ वचन पे चलने का जो युवा साहस रखती है, सबका साथ सबका विकास, ये शो उनको समर्पित हम करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है बाजार जगत से, यानी कि स्टॉक मार्केट की जगत से। और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं प्रखर वशिष्ठ, जो कि एक जाने माने स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। आइए तो दोस्तों उनका अभिनंदन करते हैं आज के हमारे शो युवा कार्यक्रम में। प्रखर जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे शो युवा कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। दूरदर्शन राजस्थान की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी इस स्टॉक मार्केट की जर्नी कहाँ से बिगिन हुई। अपने बारे में आप हमारी जनता को बताइए कि ये विषय में आप कैसे आपकी रुचि बढ़ी और आपने किस उम्र से अपनी इस कार्यशैली में जाना ठीक समझा। कपिल जी, मुझे बचपन से ही नंबर्स का काफ़ी शौक़ रहा है और मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। इकोनॉमिक्स मेरा एक बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट हुआ करता था और मेरी एक्चुअली मदर भी इकोनॉमिस्ट हैं, तो घर में भी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का माहौल था। ऐसा बोलते हैं, मतलब एक बहुत फ़नी सेइंग है कि जहाँ पे 5 इकोनॉमिस्ट मिलते हैं वहाँ 6 व्यूज़ निकल के आते हैं। तो रेगुलर अगर कोई भी चीज़ आती थी इकोनॉमिक्स को लेके, कोई भी न्यूज़ आती थी, तो हमारे डिस्कशन घर में भी बने रहते थे। और बहुत अर्ली एज से ही मेरे को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया। आई थिंक मैं जब कुछ 19 या 20 साल का होऊंगा तो मैंने पहली बार अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया था। एंड फॉर्चुनेटली जब मैंने MBA फाइनेंस कंप्लीट किया तो मेरे को जॉब भी ऐसी जगह करने मिली जहाँ पूरा स्टॉक मार्केट का ही एनवायरनमेंट था। और उसके बाद से मोतीलाल ओसवाल के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं, उनके ऑथराइज पार्टनर्स हैं। तो इट्स बीन अराउंड 7-8 ईयर्स जब से हम लोग अपनी सर्विस मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। रेगुलर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेके, रेगुलर लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं सर। ओके, आज की जो युवा पीढ़ी है उनके पास एक लिमिटेड, बड़ी कम मात्रा में उनके पास पैसा है। तो क्या आप थोड़ा हमको ये भी बता सकते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी कैसे उस स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है और नॉलेज कहाँ से उनको मिल सकती है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ पे छोटी छोटी रील्स देख के जल्दी आज की युवा पीढ़ी अट्रैक्ट हो जाती है। तो उन युवाओं के लिए मैसेज बताइए, हमारे को संदेश बताइए कि जिनके लिए कम पैसा है, जिनके पास, वो थोड़ा सा पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं। क्या वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं या प्रॉपर नॉलेज के साथ? बहुत अच्छा सवाल है कपिल जी। मेरा पर्सनली एक मानना है कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप खुद पे करते हो। तो बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग इन स्टॉक मार्केट या कहीं भी, आपको सबसे पहली इन्वेस्टमेंट खुद पे करनी चाहिए। और आपकी ये एकदम सही बात है कि वो युवा हैं, तो अभी उनके पास सेविंग लिमिटेड है, उनके पास एक अमाउंट लिमिटेड है जी। तो सबसे पहले अगर वो उसको इन्वेस्ट करके कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज करेंगे, कुछ सर्टिफिकेशंस करेंगे और कुछ स्टडी मटेरियल बाय करेंगे और उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, तो उससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। बिकॉज स्टॉक मार्केट कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जिसको इमोशन से जीता जा सकता है। करेक्ट। स्टॉक मार्केट एक मैराथन है। तो अभी तो बहुत लंबा टाइम पड़ा है। अगर आप अभी से सबसे पहले नॉलेज गैदर करोगे, सबसे पहले अगर आप एजुकेट होगे, तो वो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट करेगा आगे आने वाले आपके फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में और अपनी फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने में, फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। सर, रही बात कितने अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, जो एक आपने सवाल किया, तो स्टॉक मार्केट के लिए कुछ बहुत बड़ा कॉर्पस नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। बट आपके पास जो नॉलेज होनी चाहिए वो कोर होना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज है तो उससे आप 100, 200, 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, बट जैसे जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी आप उसमें और भी इन्वेस्टमेंट करोगे। तो अगर आपकी एक नॉलेज अच्छी है, इफ़ योर इन्वेस्टमेंट इज बैक्ड बाय नॉलेज, आप अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे कर सकते हो और एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो लाइफ में। प्रखर जी, मेरा क्वेश्चन फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल से रिलेटेड है। आज की जो युवा पीढ़ी है
वो कैसे अपने गोल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और अपने गोल्स सेट कर सकती हैं सर? सर फाइनेंशियल प्लानिंग को हम समझते हैं 3 स्टेप्स में। सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब हुआ अपने एक्सपेंसेस को प्लान करना। लाइफ में जो आपके एक्सपेंसेस आने वाले हैं उनको प्लान करना, अपनी सेविंग को किस तरह से आप इन्वेस्ट करते हो उसको प्लान करना, अपने गोल्स को मीट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो आती है सर सिक्योरिटी। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक अकेला अर्निंग मेंबर है अपनी फैमिली का, और उसे अगर कुछ हो जाता है तो पूरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, पूरी फैमिली एक फाइनेंशियल रिस्क में है। तो सबसे पहली चीज़ है इंश्योरेंस होने बहुत ज़रूरी है। लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस। बिल्कुल सर, ये 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। सेकंड पे हम आते हैं कि ये एक मेरा पर्सनल मानना है सर कि यू शुड गेट रिच बिफोर यू गेट ओल्ड। ओके। अगर आप 60, 70, 80 साल में जाके अगर आपने एक वेल्थ बनाई और अगर आप उसको उसके मज़े ही नहीं ले पाए, अगर आप उसको ठीक से यूटिलाइज ही नहीं कर पाए, तो फिर वो वेस्ट हो गई। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि गोल सेट करना चाहिए कि एट द एज ऑफ लेट्स से 40, 45, 50, ये सबका एक अलग अलग हो सकता है। तो इसमें मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता हूँ, सो दैट उसके बाद मैंने जो वेल्थ बनाई है उसे मैं भी इंजॉय कर पाऊँ, प्लस उसे मैं आगे आने वाली पीढ़ी को भी पास ऑन कर पाऊँ। तो बहुत सारे जो यूथ हैं जो कभी मतलब अभी जो जॉब शुरू करते हैं एट द एज ऑफ 24, 25, 26, तो वो लोग आते हैं, वो लोग पूछते हैं कि सर ये इसको हम किस तरह से करें। लेट्स से मुझे 45 ईयर्स तक जॉब करनी है, तो मैं आज से कैसे प्लान करूँ कि उसके बाद मेरे को एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, मेरे पास इतना एक कॉर्पस हो कि मैं कॉन्फिडेंट फील करूं कि मेरी एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाए और मेरे को सिर्फ पैसे के लिए रेगुलरली काम ना करना पड़े, एक मेरी पैसिव इनकम जनरेट हो जाए और जो मेरा मन है मैं वो कर सकता हूं। तो एक ये फाइनेंशियल फ्रीडम इस चीज़ को कहते हैं। प्लस कुछ कुछ छोटे गोल्स भी होते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल मेनली यूथ के लिए, जिन्होंने अभी अर्न करना शुरू किया है या सेविंग करनी शुरू करी है, बीच में उनको एक हडल भी आता है, या हडल बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि एक उनको स्टेप्स ऊपर लेना है। लेट्स से किसी को अब्रॉड जाना है स्टडीज़ के लिए, अपने आगे कोई सर्टिफिकेशंस करने हैं या कोई और अपनी आगे एजुकेशन प्लान करनी है जिसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस हो सकता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि आज से ही लेट्स से 5 साल बाद उन्हें कहीं हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या कुछ प्लान करना है, तो वो उसकी एक बैकवर्ड प्लानिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल बाद मुझे इतने पैसे चाहिए, तो उसे मैं आज से कैसे प्लान करूं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से या किस रेट से मैं उसे ग्रो करूं कि उस टाइम पे जाके मेरे पास उतना पैसा हो। प्लस सपोज कोई मैं एक एसेट लेने वाला हूं, मेरे को 7-8 साल बाद एक गाड़ी लेनी है या एक घर लेना, एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है सबका। तो लेट्स से 10 साल बाद किसी को अपना घर लेना है, तो उस टाइम पे उसके लिए मैं आज से कैसे प्लान करूं कि उस टाइम पे मेरे पास उतना कॉर्पस हो कि मैं घर ले पाऊं, प्लस उस टाइम पे मेरा कोई भी लाइफस्टाइल ख़राब ना हो उस चीज़ को लेके कि एकदम से मैं पैसा चला गया और अभी मेरा जो लाइफस्टाइल है वो डिग्रेड हो गया। तो रेगुलर लाइफस्टाइल भी मेंटेन होता रहे, अपग्रेड होता रहे और मेरे काम भी हो जाएं। इस चीज़ को फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं और इस चीज़ में शेयर मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके प्रकाश जी, बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर स्टेबिलिटी बनी रहे। प्रखर जी, मुझे एक और बात जानना चाहूँगा इस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। युवाओं के बीच में जितने भी हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे जो इस मार्केट में अपना पैसा निवेश करते हैं, डर काफ़ी रहता है इनिशियल स्टेजेस में। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? सर देखिए, डर तो रहेगा ही, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज बैक्ड बाय नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज जब होगा तो डर होगा। करेक्ट है। अगर नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम आती है जहाँ लोग गलती करते हैं सर, बिना स्विमिंग करे, लेट्स से आप किसी सिर्फ कुआं या कोई रिवर नहीं, सीधे समुंदर में अगर उतर जा रहे हो, स्टॉक मार्केट समुंदर है सर। मेरे सर कहा करते थे कि स्टॉक मार्केट एक समुंदर है, इसमें इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। यानी कि हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बिल्कुल, रेगुलर आप इसकी डेप्थ नाप ही नहीं सकते हो। प्लस इसमें से आप कितना भी निकाल लो, इसमें खत्म नहीं होगा। इसमें कितना भी डाल दो, इसमें बढ़ेगा नहीं है, ये ओवरफ्लो नहीं होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें रेगुलर नॉलेज इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एजुकेट होना इंपॉर्टेंट है। हम आज भी कोर्सेज करते हैं, आज भी कोई नई चीज़ आती है उसको सीखते हैं और रेगुलर, इवन राकेश झुनझुनवाला जी कहते थे
कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता है स्टॉक मार्केट में जिस दिन मैं कोई नई चीज़ नहीं सीखता हूँ। तो मार्केट जबकि आपको वो तो, सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ, जबकि वो तो इस जगत के नामी गिरामी उनका नाम है बहुत बिल्कुल सर, इस बिल्कुल जगत सर। में। सिर्फ वही नहीं, कोई भी अगर स्टॉक मार्केट का आदमी है तो वो आपको यही चीज़ बोलेगा कि जिस दिन वो स्टॉक मार्केट में बैठा है और शाम को वो एक नई चीज़ सीख के उठता है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। रेगुलर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे आपको नॉलेज आती जाती है आप में कॉन्फिडेंस होता जाता है। स्लो एंड स्टडी स्टार्ट लें, ना कि सीधा जैसे मैंने आपको बताया पहले खुद पे इन्वेस्ट करें, एजुकेट हों, नॉलेज लें, और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने जिस तरह से आपको कॉन्फिडेंस आता जाता है आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो प्रखर जी साथ साथ हमको ये भी बताइए, वो सोर्स ऑफ नॉलेज वो कहाँ से आए? बिल्कुल सही बात है सर, जितनी नॉलेज इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा सोर्स ऑफ नॉलेज इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है सर। मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी जिससे हमने ये बात भी शुरू करी थी। एक्चुअली होता क्या है, यूथ है, हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी है, इंस्टेंट मनी चाहिए। हाँ, मतलब वेट नहीं करना है, पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, जल्दी अचीव करना है, जल्दी अमीर होना है, 1000 रुपए से लाख रुपए बनाने हैं। यहाँ प्रॉब्लम आती है। अभी कोविड के बाद से क्या हुआ सर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि एक बूम मिला था। हर कोई स्टॉक मार्केट की बात कर रहा था, तो बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और भी बहुत सारे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, सबने देखा कि ये एक हॉट टॉपिक चल रहा है, तो सब इस पे अपने व्यूज़ देने लग गए। जिनके व्यूज़ कोई बहुत नॉलेज से बैक्ड नहीं थे, कोई उनके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं थी, पर हर कोई आके बोल रहा है मैं आपको एक शेयर बताता हूँ जो 1 रुपये से 100 रुपये हो जाएगा। कोई बोल रहा है मार्केट गिर गया गिर गया गिर गया, कोई बोल रहा है मार्केट में ब्लड बाथ होने वाला है। उनको देख के आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, रादर देन यू शुड फोकस ऑन प्रोफेशनल्स, जो स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं, जो आपको एक अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। आपको उनसे सीखना चाहिए। स्टडी मटेरियल्स जो सेबी प्रोवाइड करती है, एनएससी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वहाँ से आपको सीखना चाहिए। प्लस आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो। सिर्फ आप उनको फॉलो कर रहे हो जो बोल रहे हैं कि मैं 1 रुपये की चीज़ बताता हूँ जो 100 रुपये हो जाएगी, और उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है, या जो आपको बोल रहे हैं कि स्टेडी एंड स्टेगनेंट आप तरीके से आप काम करें और मार्केट में इंस्टेंट मनी की जगह वेल्थ क्रिएशन पे जाएं। तो यहाँ लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट कुछ 2-3 सालों में 15,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट सेबी ने बंद कराई हैं। अच्छा। बिकॉज वो जो चीज़ वो एक तरह से लोगों को गुमराह कर रहे थे। वो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, अपना चैनल मोनेटाइज कर रहे थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उनके पीछे कोई रिसर्च थी। तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी और गवर्नमेंट रेगुलर उस चीज़ पे बनी रहती है, और रेगुलर एक ध्यान रखती है कि किस तरह से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज़ सेबी और सरकार कैसे इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि नॉर्मल की जो जनता है उसकी राशि सिक्योर रहे? एक नज़र सरकार हमेशा बना के रखती है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी 2022-2024 का एक डेटा है जिसमें पाया गया कि लगभग 1.25 लाख करोड़ का नुकसान ट्रेडर्स ने किया था। ओके। इसमें सबसे ज़्यादा घबराने वाली बात यह है, जो ट्रेडर्स जिनकी उम्र 30 साल से कम है, जिसको हम बात कर रहे हैं यूथ है, युवा है, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, वो 30-31% हुआ करते थे, जो सीधे 40-42% हो गए। मतलब 40% से ट्रेडर्स इंक्रीज हो रहे थे मार्केट में, यंग ट्रेडर्स, जिसमें से 91% से ज़्यादा लोगों का नुकसान था। 100 में से 90 से ज़्यादा लोग नुकसान ही कर रहे थे, बिकॉज नॉलेज नहीं थी, कॉर्पस बहुत कम था। अगर जैसे हम बात कर रहे थे, जो हमारा अभी जहाँ से डिस्कशन शुरू हुआ था, कि यूथ के पास इनिशियली अमाउंट कम होता है सर, है ना, नॉलेज भी तो कम होती है, नॉलेज भी, एक्सपीरियंस भी तो कम होता है, पर वो सीधे ही जब ट्रेडिंग में कूद जाएंगे, एक रफली अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो लगभग 1.25 लाख रुपए का एक एवरेज लॉस था हर ट्रेडर का। अब हम यूथ की बात करते हैं, तो यूथ के पास जब लिमिटेड अमाउंट है, उसमें अगर एवरेज लॉस 1.25 लाख रुपए अगर है, तो उसमें क्या होता है कि पहले से ही गए, सीधे देखा नुकसान हो गया, और फिर कहते हैं कि बहुत ख़राब चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए सेबी ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बढ़ाए, मार्जिन जो एफएनओ पे था मार्जिन इंक्रीज किया, कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है तो उससे आप ट्रेड कर सकते हो। जो कम अमाउंट से ट्रेड कर रहे थे तो उनको स्टॉप करने के लिए, बहुत इम्पल्सिव ट्रेड जो कर रहे थे मेनली, उनको स्टॉप करने के लिए अभी रिसेंट बजट में भी एसटीटी बढ़ाया गया है एफएनओ पे।
काफ़ी लोग उससे नाखुश भी हैं, ओके। बट वो एक बहुत ठीक चीज़ करी है एसटीटी एफएनओ पे बढ़ाया है इम्पल्सिव ट्रेडिंग को रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रखर जी आप इस चीज़ से इस चीज़ को मानते हैं कि आज का जो सोशल मीडिया का माध्यम है वो एक बड़ा रोल किरदार प्ले कर रहा है कहीं ना कहीं इन युवाओं के लॉसेस में भी, उनके सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं रही है ना, जबकि युवा को प्रॉपर नॉलेज लेनी चाहिए। इस चीज़ से आप संतुष्ट मतलब मानते हैं इस चीज़ को? सर देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत वास्ट कंटेंट अवेलेबल है। इट इज़ जस्ट कि हम क्या चूज़ करते हैं। अब जैसे हमने बात करी थी कि अगर ऐसा नहीं है कि सबने लॉसेस किए हैं। अगर आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप एक सही प्रोफेशनल को फॉलो कर रहे हो, जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट भी देखोगे तो चाहे कोई भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो उसके बाद वो बताता है, सरकार भी इवन बोलती है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद की रिसर्च करें। तो वो ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं सर। करेक्ट है सर। उसका रीज़न यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हो। आप अगर सही इंसान को फॉलो कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप सही जाओगे। अगर आपका नॉलेज ही, जो आपका बेस है, वो ही अगर ठीक नहीं है तो फिर आपकी डायरेक्शन गलत भी हो सकती है। करेक्ट। तो इट इज़ कि आपको चूज करना है कि आपको किसे फॉलो करना है। करेक्ट। कंटेंट तो बहुत सारा अवेलेबल है। हाँ प्रखर जी, आज के जो ये युद्ध चल रहा है, देश अलग अलग देशों में जो युद्ध चल रहा है, उससे मार्केट में बड़ा असमंजस स्थिति बनी हुई है। FIIs अपना मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। बिल्कुल सर। और यहाँ तक के हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कहना है कि आप गोल्ड परचेस मत कीजिए, ट्रैवल मत कीजिए। ऐसा क्यों? सर एक्चुअली ना बहुत एक फ़नी बात है। अभी कल परसों ही मैं किसी के, एक इन्वेस्टर ही हैं, तो उनका भी यही मेरे से क्वेश्चन था कि सर एक बात बताइए, वॉर तो वहाँ चल रही है, मोदी जी यहाँ कह रहे हैं घर से मत निकलो, हाँ, हमारे ऊपर बम थोड़ी गिरने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लिंक तो है ना। हाँ, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स एवरीथिंग इज लिंक्ड। हाँ, तो उनका भी सवाल कुछ खराब नहीं था, बिकॉज हर लेमन आदमी ये चीज़ नहीं समझता है कि वॉर वहाँ चल रही है। हाँ, FIIs अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया से क्यों विड्रॉ कर रहे हैं? वही में हम जानना चाह रहे थे। मोदी जी कह रहे हैं आप घर में रहो, वहाँ के अगर प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि आप घर में रहो तो समझ आता है क्योंकि बाहर वॉर चल रही है, बाहर वॉर चल रही है, हमें क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं। तो वो एक बहुत फनी इंसिडेंट था। तो एक्चुअली सर बात क्या है, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, इंडिया मेन जो हमारी एनर्जी रिसोर्सेज है, जैसे क्रूड, 85% क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं। ओके। लगभग पिछले साल 12 लाख करोड़ के आसपास का हमने क्रूड इंपोर्ट किया है। 85 to 90% हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, लगभग 6 लाख करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट किया है। मैक्सिमम अपनी LPG जो घरों में गैस भी आती है वो हम इंपोर्ट करते हैं जी। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो शायद मुझे बताना भी इजी रहेगा और थोड़ा सा समझने में भी आसानी होगी व्यूअर्स को। USD 55 USD पर बैरल का एक रेट था क्रूड का, लगभग 2 साल, 2.25 साल पहले। डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लगभग 55 USD पर बैरल में एक $55 में एक बैरल क्रूड हमें मिलता था। वॉर की वजह से वो बढ़ के लगभग 135 हो गया था। 135 USD पर बैरल। इतना गैप अभी भी अराउंड 90-95 के बीच में चल रहा है, तो अभी भी ऑलमोस्ट डबल है। और लॉज ऐसे हैं कि हमें अगर क्रूड परचेज करना है तो हमें पहले डॉलर्स चाहिए, फिर डॉलर से हमें क्रूड चाहिए। तो लेट्स से अगर हमें एक बैरल बाय करना था तो पहले हमारी डिमांड $55 की रहती थी। अब $1 के लिए ही हमारी, एक बैरल के लिए ही हमारी डॉलर्स की डिमांड डबल हो गई है। तो हमारा रुपी बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। हम बोलें डॉलर स्ट्रेंथन होता जा रहा है या रुपी कमज़ोर होता जा रहा है इन कंपैरिजन टू USD एंड INR। तो अब जितने ज़्यादा हमें USD चाहिए उतना हमारा रुपी कमज़ोर होगा। लेट्स से एक FII है जिसने इंडियन मार्केट में, यहाँ की इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यहाँ की इकोनॉमी का फ़ायदा उठाने के लिए लेट्स से उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करे 100 रुपये, 15% की उन्होंने रिटर्न निकाली। करेक्ट। वापस जब वो पैसा लेके जाएंगे, लेट्स से तब INR चल रहा था 80, अभी चल रहा है 96, तो जब वो पैसा वो वापस लेके जाएंगे, हालांकि उन्होंने 15% की ग्रोथ निकाली, 15% की रिटर्न निकाली, तो यहाँ पे उन्हें कुछ टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। बट जब वो उसे कन्वर्ट करेंगे वापस USD में, तो होगा क्या, वो देखेंगे कि 15% मैंने ग्रोथ करी पर 20% तो INR डेप्रिशिएट हो गया।
प्लस कुछ टैक्सेस भी चले गए, Correct. सो दे एंड अप मेकिंग लॉसेस। हाँ तो ये एक रीज़न है। इवन एक मेरा रिसर्च पेपर भी था जी, जिसमें मैंने इनको कंपैरिजन किया था USD INR का इंडियन मार्केट से, ओके, जब और FII इन्वेस्टमेंट से। जब जब रुपी स्ट्रेंथन हुआ है या रुपी ने स्टेबिलिटी दिखाई है, FIIs ने कॉन्फिडेंस दिखाया है और उन्होंने बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करी है मार्केट में। और जब जब रुपी वीक हुआ है तब तब FIIs ने अपना पैसा निकाला है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिस वजह से FIIs पैसा निकाल रहे हैं। करेक्ट, और मोदी जी बोल रहे हैं कि ट्रैवल कम करो जिससे क्रूड कम खर्च हो। मोदी जी बोल रहे हैं कि गोल्ड थोड़ा कम बाय करो जिससे हमारे इंपोर्ट्स कम हो। हमारे इंपोर्ट कम होंगे तो हमारी जो करेंसी है उसे एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये रीज़न है इसका। हमारे ऊपर कोई बॉम्ब नहीं गिरने वाला, डू नॉट वरी। मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा मे बी आउट ऑफ द बॉक्स हो। लोग इन्वेस्ट कर देते हैं हाँ जी, स्टॉक मार्केट में पैसा, हाँ जी, लेकिन जब उतार चढ़ाव होता है, हाँ जी, अप्स एंड डाउन्स आते हैं नॉर्मल हाँ जी, इस बाजार जगत में, तो लोग घबरा जल्दी से जाते हैं। थोड़ा सा पहले भी मैंने बीच में ये क्वेश्चन पूछा था, बट मेरा ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसे रहा है, जब हम इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा कर देते हैं, जब सही चल रहा होता है तब तो ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगेन वो पेशेंस वाली, इवन जो एक्सपीरियंस है उनके अंदर भी वो वाली बात नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्यों उनको सभी को ये कैसे सीखना पड़ेगा कि नहीं मार्केट में, क्योंकि लोग क्या है आजकल देखते हैं कि मेरे फ्रेंड को प्रॉफिट हुआ तो मेरे को क्यों नहीं हो रहा, तो वो उससे बैकआउट कर जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके लिए क्या एक पर्टिकुलर संदेश और कैसा हम अपने व्यूअर्स को उस कॉन्फिडेंस में लेना चाहेंगे कि आप भी थोड़ा होल्ड कीजिए अपने स्टॉक्स को? एक्चुअली सर, अगर आपकी रिसर्च अच्छी है जी, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। हाँ, जो लोग पैनिक करते हैं, जैसे आपने बताया, फोमो एक बहुत फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक जेनजी की लैंग्वेज है। तो मैक्सिमम लोग फोमो में इन्वेस्ट कर देते हैं कि मेरे फ्रेंड ने किसी चीज़ में 5 लाख रुपए लगा दिए, ये तो कमा जाएगा, मैं रह जाऊंगा। करेक्ट है। ठीक है, मार्केट अगर ग्रो कर रहा है तो वो रोज़ बढ़ भी रहे होंगे, तो वो फोमो में इन्वेस्ट करते हैं लोग। तो वो भी ऐसी कोई चीज़ ढूंढते हैं कि मैं और कोई ऐसी चीज़ ढूंढता हूँ, इसको 10, ये बोल रहा है कि यहाँ से इसको 20% ग्रोथ मिलने वाली है, तो वे देखते हैं यार ऐसी कौन सी चीज़ है, मैं 50 ले लूँ। करेक्ट। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है आपके हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करने का। करेक्ट। मार्केट में जो लोग मार्केट को जानते हैं, जो लोग मार्केट की नॉलेज रखते हैं, जो लोग मार्केट में एजुकेटेड हैं, वो पैनिक नहीं करते हैं। करेक्ट। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब भी बाजार गिरता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। जब लोग डरे हुए हैं हाँ, तब इन्वेस्टमेंट करना अपॉर्चुनिटी है, और जब सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब एक बार डर जाओ। हाँ, जब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक बार डर जाओ, पैसा अपने हाथ में रखो, और जब लोग डरे हुए हैं तो इन्वेस्ट वो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। Correct. अब जैसे हर डिप पे मार्केट जा रहा है, ऐसा हमेशा होता है। ऐसा कभी मतलब जब से निफ्टी शुरू हुआ है, कोई भी 5-6 साल ऐसे नहीं गए हैं कि निफ्टी ने कोई नेगेटिव ग्रोथ दिखाई हो। तो हर डिप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि हर किसी को कोई 100 रुपये का शेयर चल रहा है, वो सबको चाहिए कि 90 में मिल जाए। पर जब वो 90 आता है ना जी, तो जिनको नॉलेज है वो तो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट। बट किसी के पास अगर रिसर्च नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो घबरा जाता है कि यार 100 से 90 आ गया, बस ही आ गया। तो हाँ, बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। रीज़न क्या? उनके पास नॉलेज नहीं है। करेक्ट। तो आई थिंक द सक्सेस इन स्टॉक मार्केट, द की टू सक्सेस इज नॉलेज। करेक्ट। प्रखर जी, मेरा एक और आपसे सवाल रहेगा कि क्या, जैसे हम किसी को सीए बनना है तो सीए के लिए एजुकेशन हब्स खुले हुए हैं, बिल्कुल। किसी को लॉ करना है तो उसके लिए एजुकेशन हब्स खुले हैं, तो क्या स्टॉक मार्केट्स में भी ऐसा कुछ है हमारे पास जहाँ पे आज की युवा पीढ़ी और इनफैक्ट जिनको नॉलेज भी है वो भी जाके और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो जा सकती है? ऐसा कुछ है मार्केट में? सर एक्चुअली नॉलेज की कोई कमी नहीं है। हाँ, इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से ले रहे हो। NISM सर्टिफिकेट्स हैं, रेगुलर कोर्सेज आप वहाँ से कर सकते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं आप उन्हें अटेंड कर सकते हो, सेमिनार्स होती हैं आप उन्हें अटेंड कर सकते हो। मार्केट में आप जितना ज़्यादा जागरूक रहोगे, जितना ज़्यादा आप रिसर्चर्स को फॉलो करोगे, जितना ज़्यादा आप जिस चीज़ में आप निवेश कर रहे हो, जैसे मेरा पर्सनली ये मानना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ जी, मुझे आज ऐसा लगता है कि ऑटोमोबाइल का बिजनेस बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है ऑटोमोबाइल का बिजनेस बहुत अच्छा है, तो या तो मैं एक फैक्ट्री खोलूँ, इंडस्ट्री लगाऊँ, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाऊँ, असेंबल करूँ, फिर एक शोरूम खोलूँ, फिर मैं उसको बेचूँ, या फिर ऑटोमोबाइल्स के शेयर्स मिल रहे हैं मैं उनमें इन्वेस्ट कर लूँ। तो जो बिजनेस मैं बनाना चाहता हूँ वैसा बिजनेस, उसी माइंडसेट का बिजनेस अगर कोई चल रहा है, वैसा ही बिजनेस अगर मार्केट में है, तो मैं उसमें सिर्फ इन्वेस्ट कर लूँ। अगर आप इस अप्रोच से कभी इन्वेस्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको
लॉसेस किसी फेस प्रकार करने का पड़ेंगे। लॉसेस होगा। हाँ, ऊपर नीचे तो मार्केट Correct. होता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको लॉसेस नहीं फेस करने पड़ेंगे। बट अगर आप सिर्फ ऐसे ही फोमो में आके या किसी हाँ. भी टिप्स पे इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो ये चीज़ें तो बनी रहेंगी सर। बनी रहेंगी। एक लास्ट संदेश हमारे युवा पीढ़ी के लिए, उन सभी युवाओं के लिए जो हमारे से आज के इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, क्या देना चाहते हैं आप उनको? सर जैसे मैंने आपको बताया कि द की टू सक्सेस इन मार्केट इज़ नॉलेज। इज नॉलेज, ठीक है। सबसे पहले ज्ञान होना बहुत अनिवार्य सबसे है। ज़रूरी है सर, सबसे ज़रूरी है ज्ञान होना। हाँ. दूसरी बात है कि मार्केट को आप कभी भी इम्पल्सिव वे से डील मत करो, शॉर्ट टर्म मनी बनाने के लिए मत जाओ। मार्केट को हमेशा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए देखो। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे आपने शुरुआत करी थी कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप सिर्फ खुद को नहीं आगे बढ़ा रहे हो, खुद को विकसित नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ साथ अपने देश को भी आगे बढ़ा रहे हो, आप अपनी इकोनॉमी को बैक कर रहे हो। तो ये जो हम बात करते हैं ना डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन की, एक मैं फोमो हटा देना चाहता हूँ। हाँ. मतलब मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला है तो शायद मैं अपनी एक बात यूथ तक पहुँचा देना चाहता हूँ कि अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ. वी आर स्टिल डेवलपिंग, हाँ. है ना। वी आर द यंगेस्ट कंट्री अमंग्स द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ट्रू। 2047 तक हमारा एक ड्रीम है कि हम डेवलप्ड हो जाएं। तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, इतनी अपॉर्चुनिटी मार्केट में पड़ी हुई है, उसको बस ग्रैब करो, पेशेंस रखो और मार्केट में बने रहो। मार्केट में एक जुड़ाव जरूरी है। बिल्कुल, एक ही दिन में पैसा कमाने का मत जाओ, वेल्थ बनाओ। जिस तरह से मार्केट आगे बढ़ेगा, मार्केट में अगर आप भी इन्वेस्टेड हो तो आप भी आगे बढ़ोगे। आपने मार्केट एग्जिट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि मार्केट रुक जाएगा, मार्केट किसी के लिए नहीं रुकता, मार्केट तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको उसके साथ में बने रहना है। आप जब अपना विकास करते हो, अपने परिवार का विकास करते हो और साथ में अपने देश का भी विकास करते हो जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो मेरा बस एक यही संदेश रहेगा कि अभी तो बहुत गैप, मतलब ये जो गैप है ना डेवलपिंग से डेवलप्ड का, इसे यूथ ही फिल कर सकता है और इसमें बहुत पोटेंशियल अभी बाकी है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। और उसमें ज़रूरी है कि हम उसका नॉलेज रखें, प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ हम अपनी जनता का अभिनंदन करते हैं और हम अपने प्रखर जी का भी अभिनंदन करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम की उन्होंने गरिमा बढ़ाई, उन्होंने अपने नॉलेज शेयर की और बताया कि कैसा आज का युवा अपनी नॉलेज के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ एक विकसित भारत में अपनी भागीदारी में हिस्सा बन सकता है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका प्रकाश सर। थैंक यू।